हेलो एंड नमस्कार। मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, हम लोग भारतीय संविधान का सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं संघ तथा राज्य क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे? संघ तथा राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी की बात करेंगे। साथियों, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा। इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे और आज यह जो हमारा वीडियो होने वाला है, छठा वीडियो होगा, छठा क्लास होगा। ठीक है। इससे पहले हमने आपको 5 क्लास दिया हुआ है। इससे पहले हमने आपको 5 क्लास दिया हुआ है साथियों, जिसके पहले चैप्टर में हमने बात किया था भारत के संवैधानिक विकास की। दूसरे वीडियो में हमने बात किया संविधान सभा की। तीसरे वीडियो में हमने बात किया अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की। चौथे वीडियो में हमने बात किया भारत के संविधान के स्रोत की। पांचवी वीडियो में हमने बात किया प्रस्तावना की। और आज इस छठे वीडियो में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? आज इस छठे वीडियो में हम लोग बात करेंगे संघ तथा राज्य क्षेत्र यानी संविधान के भाग 1 की बात करेंगे। साथियों, किसकी बात करेंगे? संविधान के भाग 1 की हम लोग बात करेंगे। और इस भाग 1 में जो है कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक की चर्चा करनी है। ठीक है। देखिए, आप चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। और इसके पहले जो 5 वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा और ज़्यादा बेहतर समझ में भी आएगा। तो आइए प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। तो हमने बताया कि आपको इसमें जो है कि मेनली अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक अध्ययन आपको करने हैं। कब से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक आपको अध्ययन करने हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? अनुच्छेद 1 के बारे में। देखिए, कहता है अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, बड़े ध्यान समझिएगा। अनुच्छेद 1 में कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आपसे कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई जो भारत है, ठीक है, भारत को अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया? तो भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी इसका अर्थ क्या है कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों का यूनियन, संघ बताया गया है। और एक ही देश के लिए 2 नामों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक ही देश के लिए 2 नाम। कौन कौन से 2 नाम? इंडिया और भारत। यानी अगर आपसे पूछता है कि भारत के संविधान में हमारे भारत के कितने नाम का प्रयोग किया गया है या फिर भारत के कितने नाम हैं, तो सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, आर्यावर्त भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं। तो 4 नहीं बता देना है। ठीक है। संविधान में अगर आपसे पूछे तो केवल 2 ही बताना है कि भारत का केवल 2 ही नाम संविधान में यूज किया गया है, भारत और दूसरा इंडिया। ठीक, ओके। अब अगर बात करें कि भाई कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कौन होंगे, उनको देख लेते हैं। तो इसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। एक तो राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा अर्जित क्षेत्र। अगर देखें राज्यों का राज्य क्षेत्र भारत में कितने, यानी भारत में कुल कितने स्टेट है? तो 28 है। संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत में 8 है। अर्जित यानी इक्वायर्ड एरिया की बात करेंगे तो इसमें 0 है। इक्वायर्ड एरिया का मतलब जब किसी देश से अगर युद्ध हो रहा है भारत किसी दूसरे देश के कुछ क्षेत्र को अगर जीत ले, अपने में मिला ले, तो उसे एक्वायर्ड एरिया कहते हैं। और भारत ने ऐसा कभी नहीं किया है, क्योंकि भारत एक शांतिपूर्ण देश रहा है, तो भारत पहले हमला भी नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और इसमें 2 नामों का प्रयोग किया गया है, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों अनुच्छेद 2 की। अब देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है, बड़े ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है इसमें राज्यों के गठन का उल्लेख है। राज्यों के गठन, फॉर्मेशन, ठीक है, राज्यों के गठन का उल्लेख किया गया है। ठीक। अब कहेंगे भैया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई राज्यों का गठन कौन करता है? देखिए अनुच्छेद 2 में राज्यों का गठन है और अनुच्छेद 3 में कहता है राज्यों के पुनर्गठन का उल्लेख है। किसका? पुनर्गठन का। देखिए दोनों में अंतर है, इस दोनों चीज को आपको समझ लेना है यहीं पे। ठीक है, राज्यों के गठन का उल्लेख और 3 में राज्यों के पुनर्गठन का उल्लेख। देखिए चाहे राज्य का गठन किया जाए चाहे राज्य का पुनर्गठन किया जाए, वो कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट करेगी, संसद करेगी भारत की। ठीक है, तो संसद कैसे करेगी? कानून बना करके। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है आपसे कि संसद कानून के द्वारा संघ में नए राज्य को प्रवेश दे सकती है और नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। इसका क्या मतलब है? इसको अगर मैं आपको अच्छे समझाऊं तो यहाँ ऐसे समझिएगा। मैं मान लेता हूँ साथियों, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपका भारत है, ये क्या है आपका? ये आपका भारत है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अगर भारत संघ में बाहर से, अगर भारत संघ में बाहर से किसी क्षेत्र को मिलाना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? आर्टिकल 2 का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? आर्टिकल 2 के तहत संसद करेगी। लेकिन अगर भारत के ही अंदर
भारत के ही अंदर किसी राज्य को काटना हो, किसी राज्य को काट करके 2 राज्य बना देना हो, किसी राज्य को काट के 3 राज्य बना देना हो, या 2-3 राज्यों को मिला करके एक राज्य बना देना हो। जैसे मैं उदाहरण दूं तो आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना बनाया गया, मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया, उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को भी हाल ही में काट के 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया। तो ये राज्यों का पुनर्गठन है, यानी जिसका गठन एक बार हो चुका है उसी का हम अगर दोबारा काट छाट करके दोबारा गठन करते हैं तो उसको पुनर्गठन कहा जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 कहता है भाई संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकते हैं, यानी भारत से बाहर नए राज्यों को जब प्रवेश देते हैं तो उसको 2 के तहत करते हैं। क्योंकि भारत के अंदर ही अगर हम किसी राज्य को काट करके एक से अधिक राज्य बनाते हैं या फिर 2-3 राज्यों को मिला करके ही एक राज्य बना देते हैं तो यह किसके अंतर्गत होता है, यह होता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 में क्या है, राज्यों के गठन का उल्लेख, अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्यों के पुनर्गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 3 में देखिए क्या कहता है, संसद कानून के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, एक राज्य को काट करके 2 या 2 से अधिक राज्य बना सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है। इसका मतलब यह है कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार है, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों को काट करके एक नया राज्य बना सकती है। अगर कुछ क्षेत्र को काटेगी तो जाहिर सी बात है बिहार का कुछ क्षेत्र घटेगा और जो है कि उत्तर प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र घटेगा। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को काट करके बिहार में मिला दे तो बिहार का क्षेत्र बढ़ जाएगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र घट जाएगा। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है, और ऐसा करेगा तो जाहिर सी बात है राज्यों की सीमा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये 2 और 3 समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 2 में राज्यों के गठन यानी स्थापना का उल्लेख है, अनुच्छेद 3 में पुनर्गठन का उल्लेख है। तो आई होप साथियों आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, जैसा भी होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ साथियों, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग क्या कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने साथियों में, और साथ साथ अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम अनुच्छेद 2 और 3 के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। अब कहेंगे सर अनुच्छेद 2 और 3 के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इसका क्या अर्थ है? हाँ अर्थ है, मैं बताता हूँ। देखिए अनुच्छेद 2 में कहता है कि हम भारत से बाहर, अगर भारत में कोई राज्य, भारत से बाहर का कोई क्षेत्र भारत में शामिल करेंगे या फिर भारत के अंदर ही हम किसी क्षेत्र का काट-पीट करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई उसके लिए कोई ना कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और आपको पता है कि इसकी ये सारी प्रक्रिया कौन करेगा, संसद करेगा कानून के द्वारा। तो संसद कानून के द्वारा करेगा, लेकिन संसद को इसकी आज्ञा कौन देगा, इसके बारे में चर्चा किया गया है। देखिए यहाँ कहता है आपसे कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। आइए साथियों इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के लिए प्रस्ताव लाने से पूर्व उस पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। उस पर क्या है, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अब इसका क्या तात्पर्य समझिएगा, यानी कि अगर हम किसी भारत में, भारत क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र को मिलाएंगे या भारत के राज्य को काट करके, भारत के किसी राज्य को काट करके 1 से 2 राज्य बनाएंगे या 2-3 राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाएंगे, तो ऐसा करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है संसद में। तो ऐसा करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा उस पर पहले राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी जरूरी है, यानी आप राष्ट्रपति से पूछ के ही ऐसा करेंगे। अब कहेंगे सर राष्ट्रपति से क्यों पूछना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ही देश का मुखिया होता है, राष्ट्रपति ही देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, राजा होता है। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि पूरे भारत का मालिकाना है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। भले उसको हम लोग चुनते हैं, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना हम लोग भारत में किसी भी दूसरे क्षेत्र को नहीं मिला सकते हैं। किसी भी भारत के राज्य को काट करके 1 से अधिक राज्य या 2-3 राज्य को मिला करके एक राज्य नहीं बना सकते हैं। बात समझ गए ना। तो सबसे पहली बात कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमको राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। दूसरी बात कहता है कि अगर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई तो राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति अनुमति देता है तो आप इसको संसद के लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर संसद में प्रस्तुत होने के बाद विधेयक को प्रभावित होने वाले राज्य विधानमंडल के पास उसकी राय जानने के लिए भेज दिया जाता है, तथा साथ ही एक निश्चित समय सीमा भी तय कर दिया जाता है जिसके अंदर राज्य विधानमंडल को अपनी राय रखना आवश्यक होता है। अब जैसे मैं मान लेता हूं कि आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना राज्य बनाया गया साथियों, तो जब आंध्र प्रदेश को काटने के लिए प्रस्ताव लाया गया संसद में, तो संसद के जब संसद से पास हो जाता है तो उसी चीज़ को, मतलब संसद में जब प्रस्ताव लाया जाता है उसी समय भेजा जाता है आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल के पास। तो आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल को 14 दिन का समय दिया जाता है, मतलब जो
कम से कम समय दिया जाता है 14 दिन का होता है, ठीक है। अब इस 14 दिन के अंदर राज्य विधानमंडल, जो आंध्र प्रदेश का राज्य विधानमंडल था, उसको अपनी राय देना था। किसको देना था? संसद को, कि भैया हमें काट के 2 राज्य बनाइए या मत बनाइए इस पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश को काटा जा रहा था। तो अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे जैसे आंध्र प्रदेश है ना, वो कुछ भी निर्णय ले, अगर वो ये भी कहता है नहीं भैया हमको नहीं काटना है, हमें ऐसे ही रहने दीजिए, हमें 2 राज्यों में मत बांटिए, तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? संसद के ऊपर डिपेंड करती है। संसद बस एक फॉर्मेलिटी के लिए राज्य विधानमंडल के पास उसकी राय जानने के लिए भेज देती है कि राज्य विधानमंडल चाहती है कटना, फिर नहीं चाहती है, बंटना चाहती है, या फिर उसमें कोई राज्य को मिला दे, मिलना चाहती है कि नहीं मिलना चाहती, बस ऐसा संसद जानना चाहती है। बात समझ रहे हैं? लेकिन संसद अपने मन का ही करेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहता है कि संसद जो है राज्य विधानमंडल की राय को मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं है। चाहे अगर मतलब आंध्र प्रदेश को काटा जा रहा है और आंध्र प्रदेश अगर ये कहे नहीं भैया कि हमको काटना नहीं है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, काटना नहीं है, तो भी संसद उसकी बात को मान सकता है और नहीं भी मान सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा तथा निश्चित समय सीमा यानी 14 दिन बीत जाने के बाद संसद के दोनों सदन अपने साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं और इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 14 दिन बीत गया लेकिन अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो जो संसद है वो मान लेगा चलो भाई तुम दो चाहे मत दो, वैसे भी हम तुम्हारी राय को मानते या नहीं मानते तो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो 14 दिन अगर बीत गया तो संसद के दोनों सदन एक साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देंगे और पारित करने के बाद वह जो विधेयक होता है राष्ट्रपति के पास चला जाता है, और जब राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, अगर इस पर हस्ताक्षर कर दिया तो यह विधेयक क्या हो जाता है? कानून बन जाता है। बोलो क्या बन जाता है? यही विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है साथियों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, और साथ साथ अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रोसेस, ठीक है, बात समझ गया ना। आइए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 4 पे, ठीक है। अब ध्यान देना साथियों, अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है, बड़े अच्छे समझने का कोशिश करिएगा। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन होगा उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब इसका क्या अर्थ है? देखिए, आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 368 के तहत ही क्या होता है, आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी आप संविधान में कोई भी संशोधन करते हैं उससे पहले आप अनुच्छेद 368 की अनुमति लेते हैं, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत ही करते हैं। तो यहाँ पे तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में इतना बड़ा संशोधन हो रहा है, तो क्या वह अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं माना जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। आप कहेंगे सर क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि जो भारत का मुखिया होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति, हम लोग पहले ही क्या कर लेते हैं, पहले ही उसकी अनुमति ले लेते हैं कि भैया हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं, तो पहले जब अनुमति ले लेते हैं, इसीलिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि भैया जब आप पहले अनुमति ले रहे हो तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा वह अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बात समझ गए इतनी बात? जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे बात करें, इससे आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे ताकि आपको इस तरह की वीडियो डेली रोजाना मिलता रहे और आप लोग इसका एंजॉय लेते रहें और पढ़ाई करते रहें। तो आइए साथियों, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करेंगे राज्यों के ऐतिहासिक गठन की। देखिए हम लोगों ने ये तो देख लिया कि भाई अनुच्छेद 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4, अनुच्छेद 1 से लेकर के हम लोग 4 तक देखा, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन भारत में जो राज्यों का गठन किया गया था, जब संविधान बना था तो भारत में कैसे राज्य थे, किस प्रकार के राज्य थे, इसी की बात करेंगे साथियों, हम इसी की बात करेंगे आज। देखिए कहता है राज्यों का ऐतिहासिक गठन, राज्यों का ऐतिहासिक गठन, जब भारत हमारा बना था तो भारत में किस प्रकार के राज्य थे। आज कुछ आप लोग नया चीज़ भी जानेंगे, ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि आप शायद नहीं जानते हो। उदाहरण रखिएगा, मूल संविधान में प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और राज्य क्षेत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। जब हमारा मूल संविधान था उसमें, ठीक है, 4 श्रेणियों में। कौन कौन सा श्रेणी था भाई? वो था भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ, ठीक है। अब कहेंगे सर ये 4 पार्ट था, हाँ ये 4 पार्ट था। आइए चारों पार्ट में क्या था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं साथियों, चर्चा करते हैं। देखिए भाग क में ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया था। किसको रखा गया था? ब्रिटिश प्रांतों, यानी हमारे यहाँ जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने कुछ प्रांत बना रखे थे, तो भाग क में ब्रिटिश प्रांतों को रख दिया गया, ठीक। भाग ख में किसको रखा गया? कह रहे कि इसमें उन राज्यों को स्थान दिया गया था जिनका जन्म देसी रियासतों के विलय के परिणाम स्वरूप हुआ था। अब जाते हैं हमारे देश में कई सारे देसी रियासतें भी थी, 565 देसी रियासतें थी, तो इन 565 देसी रियासतों को मिलाने के बाद जो भी राज्य बने थे उसको भाग ख में रखा गया था, ठीक। और भाग घ में जो है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया था, और भाग घ में
अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को रखा गया था। कहेंगे सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग से? जी हाँ, भाग घ में रखा गया था। ठीक है, ये 4 श्रेणियाँ थी जब हमारा संविधान लागू होता है उस समय, जब हमारा संविधान लागू होता है उस समय। लेकिन साथियों होता क्या है कि 1956 में, कब? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो है कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होती रही थी शुरुआत से ही, हाँ। तो उस आधार पे जब भारत आज़ाद होता है, भले ही इसको भाग क ख ग घ में डिवाइड करके लागू कर दिया गया, लेकिन जो भाषा के आधार पर मांग थी वो नहीं रुकने वाली थी। अंततः क्या होता है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है और उसके बाद क्या होता है, भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। हालांकि हम इस पर भी चर्चा करेंगे बारी बारी से, लेकिन आई होप आप ये 4 भाग को समझ पाए होंगे कि भारत में किस प्रकार के राज्य शुरुआत में थे। आइए साथियों आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि भाग क में कौन कौन से राज्य थे। ठीक है, भाग क वाले जो राज्य हैं, यहाँ पे भाग ख वाले राज्य हैं, भाग ग वाले राज्य और भाग घ वाले राज्य। ठीक है, तो अगर देखेंगे बहुत ध्यान से आप देखेंगे या फिर देखने की प्रयत्न करेंगे तो भाग क में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और भाग ख ये जो कि देशी रियासतों के परिणाम स्वरूप राज्य बने थे, तो इसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। हालांकि ये सब अब उतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रह गए। ठीक है, तो इसको नहीं पढ़ना, बस इतना जानना है कि 4 भाग थे। ठीक है, 4 भाग में राज्यों को रखा गया था और ये इतने 4 भाग थे। ठीक है, जी हाँ। अब यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जो प्री पार्टीशन यानी संविधान या फिर कह लीजिए जो है कि भारत के विभाजन के पहले का ये क्या है, मानचित्र। भारत विभाजन के पहले का ये मानचित्र है। आपको जितने भी गुलाबी कलर से दिख रहे हैं वे सभी देशी रियासतें थीं और जो पीला कलर से दिख रहा है वो सभी ब्रिटिश प्रांत था। ठीक है, जितने भी आपको मैं यहाँ पे भी जो है कि येलो और पिंक कलर से मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं गुलाबी कलर से लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या था, रजवाड़े थे। ये क्या थे, ये रजवाड़े थे। ठीक है, ठीक है, और मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे। ये क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, ये बात अपने जहन में डाल लीजिएगा। ठीक है, ये और ये जो आपको यहाँ पे पूरा मैप दिखाई दे रहा है, ये जब पार्टीशन नहीं हुआ था उस समय का। ठीक है, तो जितने भी पिंक कलर के हैं वे सभी देशी रियासतें यानी रजवाड़े थे और जितने भी येलो कलर के हैं वे सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, अब इन्हीं सबको मिला करके जो है कि आपको राज्यों की श्रेणियाँ बनाई गई थी और यहाँ पे राज्यों की 4 श्रेणियाँ दिया गया है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया। तो आइए जो है कि हम लोग क्या करते हैं, आगे बात करते हैं साथियों। देखिए मैंने बताया कि 4 राज्यों की 4 श्रेणियां भले ही बना दी गई, लेकिन साथियों आप सभी को पता है कि भाषा के आधार पर मांग होती रही थी। तो ध्यान दीजिएगा, आज़ादी के पहले से ही, कब से, आज़ादी के पहले से ही भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होती रही थी और आज़ादी की बाद भाषा के आधार पर राज्यों की मांग पुनः तेज हो गई। देखिए आज़ादी के पहले तो भाषा के आधार पर मांग होती रही थी, लेकिन आज़ादी जैसे मिलती है मांग बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और ख़ास करके यह दक्षिण भारत में और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब जब मांग बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर राय मांगने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एस.के. धर की अध्यक्षता में एक एस.के. धर आयोग गठित किया। अब ये जो एस.के. धर हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में उन्होंने क्या किया, एक आयोग गठित किया जिसका नाम होता है एस.के. धर आयोग, कि भाई जरा मुझे बताओ क्या भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा साथियों, इसके पीछे थोड़ा इतिहास बता दें हम आपको। देखिए 1920 का समय था, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है नागपुर अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस ने यह स्वीकार किया था कि जब भारत आज़ाद होगा तो हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। लेकिन साथियों होता क्या है कि जब भारत आज़ाद होता है तो उसमें पार्टीशन भी हो जाता है भारत का, और 1920 के समय में कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था कि भारत का बंटवारा भी होगा। ठीक है, लेकिन जब पार्टीशन होता है तो उस समय स्थितियाँ थोड़ी सी विकट हो जाती है और भाषा के आधार पर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अब जब इसके धर आयोग गठित किया गया, जरा भैया बताओ हमको क्या भाषा के आधार पर गठित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए राज्य। ठीक है, तो इसके धर क्या कहता है सुनिएगा। तो इसके धर में पहली बात कितने सदस्य थे, इसके धर आयोग में 4 सदस्य थे। इसके धर आयोग का अध्यक्ष कौन था, इसके धर थे। इसके गठन का उद्देश्य यानी इसके धर आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था, तो राज्यों के पुनर्गठन पर राय देने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया। तो जब इसके धर समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वो क्या कहती है, तो इसके धर समिति ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया और परिणाम स्वरूप आंदोलन और भी तेज हो गया। क्योंकि अब जब इसके धर आयोग बनाया गया कि जरा पता करो क्या भाषा के आधार पर गठित किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, तो जो आंदोलन करता थे उनको थोड़ी सी राहत मिलती है, चलो कम से कम आयोग तो बनाया गया है, बात समझ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। भाषा के आधार पर राज्य की मांग को इन्होंने क्या किया,
अस्वीकार कर दिया। और ऐसा जब ये करते हैं तो आंदोलन क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके धर समिति की समीक्षा के लिए एक और समिति बनाई जाती है, जेवीपी समिति। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। तो जेबीपी समिति का गठन होता है। अब जेबीपी समिति क्या करती है, ये भी क्या करते हैं, देखती है भाई क्या भाषा के आधार पर गठित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो इसके धर आयोग ने रिपोर्ट दिया, इस किस प्रकार पे बना है, किस आधार पे बना है, ठीक है। तो जेबीपी समिति बनती है। अब जब जेबीपी समिति बनती है साथियों, तो इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों ने क्या किया, तो जेबीपी समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और जैसे ही इन्होंने अस्वीकार किया, चूंकि ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे भारत के, और इनके इस आयोग के गठित होते ही जो आंदोलनकारी थे, जो भाषा के आधार पर डिमांड कर रहे थे, उनमें थोड़ा सा संतोष होता है। लेकिन जैसे ही अस्वीकार करते हैं ये भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को, तो वैसे ही क्या होता है, जेबीपी समिति की रिपोर्ट के बाद आंदोलन और भी तीव्र हो गया। और आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर, किस भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर के पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए, यानी कि भूख हड़ताल पे बैठ जाते। कौन, पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। किस किस समिति के बाद, जेबीपी समिति के बाद। अब जब ये बैठ जाते हैं आमरण अनशन पे, ठीक है, इनका मतलब ये इनका कहना था भाई हमको राज्य बनाइए भाषा के आधार पे, नहीं तो हम क्या करेंगे, आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल पे बैठे ही रहेंगे, ठीक है। अब सरकार बड़ी सोच में पड़ गई थी यार, अगर अभी हम दे देंगे बना करके तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी सांप्रदायिक आधार पे ही जो है कि हमारा भारत बटा है, और भाषा के आधार पे बांट देंगे तो देश की टूटने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन पोटी श्रीरामुलु क्या करते हैं, आमरण अनशन में बैठे रहते हैं। और अंततः 56 दिन के बाद, कितना, 56 दिनों की आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जिसका परिणाम यह हुआ साथियों कि आंध्र प्रदेश में बहुत ही बड़े रूप में हिंसक आंदोलन शुरू हो गया। हिंसक का मतलब कि तोड़ फोड़, आगजनी, आग लगाना, ठीक है, तोड़ फोड़, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए नेहरू ने क्या किया, तेलुगु भाषियों के लिए अपना अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दिया। यानी इन्होंने क्या किया, एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की घोषणा कर दिया। किस आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे। किस आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे। अब देखिए, जब इन्होंने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे गठित करने का प्रावधान कर दिया, यानी कि घोषणा कर दिया, तो बताइए देश के अन्य हिस्सों से भी तो मांग उठेगी ना भाई, कि आप अगर आंध्र प्रदेश को बना रहे हो भाषा के आधार पे, तो हम भी तो देश के अंदर ही है ना, हमें भी तो बनाओ ना भाई। अरे बोलो, हमें भी तो बनाओ ना। जैसे होता क्या है कि मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि घर में मान लेते 4-5 बच्चे हैं, कोई मेहमान आ गए, मीठा उठा लेके आते ही हैं, तो उसमें से क्या होता है कि मीठा रखा रहता है, और मेहमान भी जब तक रहते हैं तभी तक, ठीक है। और उसी में से एक बच्चा होता है, मेहमान के रहते हुए भी जाता है मम्मी के पास, कहता है मम्मी हमको मिठाइयाँ चाहिए। मम्मी मना करते हैं, धीरे धीरे मना करते हैं, शांति से मना करती है। और 3-4 लोग बड़े डर रहे होते हैं, 3-4 लोग बाहर से खिड़की से देख रहे होते हैं कि क्या मम्मी उसको मिठाइयाँ देगी कि नहीं, हम लोग देखते हैं। लेकिन वो बच्चा जिदिया जाता है। अंत में क्या होता है, मम्मी उसको मिठाई दे ही देती हैं। और जब उसको मिठाई दे देती हैं तो जो बाहर खिड़की से बच्चे झांक रहे थे, ये भी जाते हैं, कहते मम्मी हमको मिठाइया। अब मम्मी मना करे तो करे कैसे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे नेहरू जी की हालत हुई। अब नेहरू जी ने क्या किया, आंध्र प्रदेश में जब आंदोलन होने लग गया, तोड़फोड़ हुआ, तो इन्होंने आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया भैया, राज्य के भाषा के आधार पर राज्य बना दिया। तो देश के अन्य भागों से भी वो हाथ उठने लग गए भैया, आवाज़ उठने लग गई, भाई हम भी हैं, हम भी हैं, हमको भी क्या चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। अब नेहरू क्या हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अब भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य बनता है वो कौन बन जाता है, आंध्र प्रदेश बन जाता है। लेकिन साथियों अब जो है कि भाषा के आधार पे राज्यों की मांग तो कोने कोने से उठने लग गई थी देश के। तो क्या होता है, दिसंबर 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया जाता है, 1953 में, या इसी को हम लोग फजल अली आयोग भी कहते हैं साथियों। अब जब फजल अली आयोग बनता है तो अब ये क्या कहते हैं, इसके बारे में जानिएगा। देखिए, जो फजल अली आयोग बनता है, पहली बात इसमें कितने सदस्य थे, कुल 3 सदस्य थे। फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे, 3। कौन कौन, फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। और इसमें भी आपसे पूछे भाई अध्यक्ष कौन था फजल अली आयोग का, तो फजल अली ही थे, ठीक है। इन्हीं के नाम पे क्या रखा गया था, फजल अली आयोग। अब देखिए फजल अली आयोग क्या कहता है, फजल अली आयोग
भाषाई और सांस्कृतिक एकता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। ये कहते हैं कि भैया भाषा के आधार पे क्या कर देना चाहिए, गठित कर देना चाहिए, लेकिन उसमें सांस्कृतिक एकता को भी हमको देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि भैया उन लोगों में सांस्कृतिक एकता नहीं हो, केवल हम क्या करें, भाषा के आधार पर ही गठित कर दें। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो क्या होता है, भाषा के आधार पर और सांस्कृतिक एकता के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को इन्होंने क्या किया, स्वीकार कर लिया। और यह जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 बना था, इसको लागू कब किया जाता है, 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लाया गया, ठीक है। और इसके तहत फजल अली आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन, कौन सा, 7वां संविधान संशोधन 1956 भी लाया गया। अब कहेंगे सर राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो वैसे भी लागू किया जा सकता था, ये संविधान संशोधन लाने की क्या जरूरत थी? तो ध्यान रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन जब लाया गया ना, तो जो 4 श्रेणियां बनाई गई थी आपके, वे जो 4 श्रेणियां बनाई गई थी राज्यों की शुरुआत में, इसको समाप्त करने के लिए 7वां संविधान संशोधन लाया जाता है, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लाया गया। इसके तहत फजल अली आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 लाया गया, जिसके माध्यम से इन चारों राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। यानी जिसके माध्यम से राज्यों की श्रेणियों को समाप्त करके क्या बना दिया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। क्या बना दिया गया, 14 राज्य बना दिया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। कितने राज्य बना दिए गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जो है कि हम लोग बात करेंगे राज्यों के गठन का क्रम। क्या बात करेंगे साथियों, हम बात करेंगे राज्यों के गठन का क्रम, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे लगता है इतना समझ में आया होगा। अब ध्यान रखिए, राज्यों के गठन का क्रम का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई 14 राज्य के बाद अभी आप जानते हैं वर्तमान में कितने राज्य हो गए हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो 14 राज्य के बाद फिर ये धीरे धीरे कैसे गठित किए गए, मतलब पुनर्गठन इनका किया गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। हर एक राज्य के बारे में बात करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने सबके बारे में चर्चा किया हुआ, देख पा रहे होंगे और आप, तो मैंने जो है कि सबके बारे में चर्चा यहाँ पे कर रखा है साथियों, सबके बारे में चर्चा कर रखा है मैंने, किसी को भी नहीं छोड़ा है। और जब अगला क्लास लेके आएंगे तो उसमें इन सब के बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आपको जो है कि हम थोड़ा सा आपको PYQ भी करवाएंगे, यानी इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे गए उनकी भी हम बात करेंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों ने पूरा वीडियो देखा, अंत तक बने रहे हमारे साथ, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक अवश्य करें। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।